नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सियासत के मैदान में अलग अलग खेमों का सीमांकन पत्थर की लकीर नहीं, रेत पर लकीर जैसी होती है। हवा का हल्का झोंका भी उसे ओझल कर देता है। चुनावी मौसम में प्रतिकूल झोंके पछुआ बयार से भी ज्यादा झुलसाने वाले लगते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां बनी नहीं कि वर्षों का साथ शिकन बन जाता है और फिर दिखता है सियासत का अनोखा रंग। जो कभी विरोधी थे वो कभी संग हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? वो भी तब जब सबसे प्रभावशाली नेता पार्टी के कार्यकर्ता से सीधा संवाद करने में लगे हैं, और फिर नेताओं का नजरअंदाज करने का आरोप क्यों? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए मामला क्या है। टिकट कटा तो पकड़ लिया हाथ। फांसी की भी सजा होती है तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। सर, मेरा आप टिकट काट रहे हैं, आपने मुझे एक बार पूछा भी नहीं। अधूरी रही आस तो फिर लालू के साथ। मैं पुनः अपने घर में वापस आया हूं। जिस धारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नौजवान युवा तेजस्वी जी जिस धारा को आगे बढ़ाया है, उसी धारा को मजबूत करने के लिए झारखंड में प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया हूं। पन्ना प्रमुख बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी की बात। 10 साल में हमने जो काम किए हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो सारी बातें उनको बतानी चाहिए। कार्यकर्ताओं से संवाद, सांसद नजरअंदाज, सवाल तो पूछेंगे। चलिए, यूं तो चुनावी मौसम में दल बदल आम सी बात होता है, लेकिन जब दावा यह किया जाता है कि कार्य का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड गारंटी वाला हो, फिर भी कुछ लोग क्यों दूसरे खेमे में चले जाते हैं? क्या वो ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल खड़े करते हैं? क्या वो दल में भरोसे की कमी की बात होती है? इन सवालों का जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं, राकेश पोद्दार जी हैं बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और शिशिर कौंडिल्य जी हैं कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो राकेश जी, परिस्थितियां अनुकूल कैसे हो रही है पार्टी के कुछ नेताओं के लिए, जबकि गारंटी ये दी जा रही है कि सब कुछ ठीक है और हमारा रिकॉर्ड सबसे बेहतर है? देखिए दीपक जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारे यहाँ कार्यकर्ता लगभग 16 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, और हमारे यहाँ बिहार में नहीं पूरे देश के अंदर 24% टिकट कटा है। इसलिए कटा है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक के हिसाब से हर लोगों का मौका मिलता है। आज अजय निषाद जी चाहे बोल रहे हैं, चाहे और कोई भी सांसद बोल रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उनको भी जब टिकट मिला होगा 2014 में, तो किसी का टिकट कटा होगा उससे पहले, तभी उनको टिकट मिला। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ आपको मौका मिला, आपने काम किया, उसके बाद आपको संगठन में कहीं जाके संगठन में भी काम करना होता है, और उच्च पदों पे भी आपको बैठाने का काम करता है। उनको धैर्य रखना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के साथ उनको रहना चाहिए। लेकिन उनकी मंशा थी, और हम क्या कर सकते, उनके विचारों को हम लोग कह नहीं सकते हैं, और उनकी इच्छा थी चले गए, तो उसकी कोई दिक्कत हम लोगों में नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता है, चाहे 16 करोड़ कार्यकर्ता आज भारत के विकास के लिए लगा हुआ। हमारा लक्ष्य 2024 का जो चुनाव है, भारत को महान बनाने वाला चुनाव है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाला चुनाव है हमारा। और हमारा आज नहीं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मक्खन पर हम लोग लकीर नहीं खींचते हैं, आपने सही पूछा, और हम लोग पत्थर पर लकीर खींचकर उस काम को खत्म करने का काम करते हैं। और हमारा लक्ष्य आज का 29 का नहीं है, हमारा लक्ष्य 2047 का है। चलिए, तो लक्ष्य 47 का है, लेकिन फिलहाल संगठन में सब साथ नहीं आ पा रहे हैं। जो साथ हैं वो भी छिटक जा रहे हैं, और छिटक कर कहाँ जा रहे हैं, उन दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक एक कर उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आखिर उनकी पार्टी एक बेहतर विकल्प क्यों लग रही है? शिशिर जी, पहले आप बताएं। देखिए दीपक जी, आप जिन सांसदों के बारे में भी बात कर रहे थे, आपके पैकेज में मैं देख रहा था, अजय निषाद जी और राम टहल चौधरी जी के विषय में आपने कहा, तो मैं आपको बताऊं, अजय निषाद जी कैप्टन जय नारायण निषाद जी के पुत्र हैं। और आपको याद होगा, अजय निषाद जी 2 बार और उनके फादर 4 बार सांसद रहे, लेकिन उनका जो ऑरिजिन है, जहां से उन्होंने शुरुआत की, वो समाजवाद की धारा थी। समाजवाद पे उन्होंने भरोसा जताया था,
और कांग्रेस पार्टी भी समाजवाद पे जो है वो भरोसा जताती है। तो आप समझिए कि अपने ओरिजिन को भूल करके पता नहीं वो क्यों उधर चले गए थे और क्या वजह रही वैचारिक रूप से समझौता करके, ये तो वो खुद ही बताएंगे। लेकिन आज फिर से अजय निषाद जी अपने पिताजी के पुराने घर में, यानी पुराने विचारधारा के घर में कह लीजिए, जो कि मध्यम मार्ग विचारधारा है, उस घर में वो लौटे हैं और हम सभी उनका स्वागत करते हैं और आगे फिर वो पार्टी के लिए काम करेंगे। बेहतर तरीके से उन्होंने काम करने का वादा भी किया है, दीपक जी आपको पता ही है। चलिए मधु जी से भी जान लेते हैं वो बेहतर विकल्प कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो आपने ये डिबेट कराया ये बहुत मार्मिक है। मुझे लगता है इस पर डिबेट होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का जो एक कार्य करने का जो शैली है, हमेशा हिटलर शाही, हमेशा वो एकला चलो वाला काम करते हैं। विपक्ष की तो बात छोड़िए, अपने पक्ष में ही बीजेपी के लोग को ही महत्व नहीं देते हैं। मैं पूछती हूँ कि संगठन होता है, संगठन में लेयर होता है। ऐसा है कि पन्ना प्रमुख से प्रधानमंत्री जी बात करें तो क्या आपके जो अध्यक्ष लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके जो कमेटी के जो लोग हैं, जो आपके इलेक्शन लड़ेंगे, आप एमपी हैं, उनका भी आप वैल्यू नहीं करते हैं। आप नीचे ग्राउंड जीरो तक उनकी कदर नहीं करते हैं। यही कारण है कि लोग कहीं ना कहीं उनकी मोदी की गारंटी पे लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट हर किसी को खुद लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, लोग मेरी बात करें। सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही एक मतलब उनका संकल्प ही सिर्फ यही रह गया कि लोग मुझे जाने, मेरी बात करें, मेरी बात को सुने। यहाँ कोई लेयर ही नहीं बचता है। तो कहीं ना कहीं लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। आपके एमपी हैं, आपके विधायक हैं, आपके कार्यकर्ता लोग हैं, आपके इतने ज़्यादा संगठन में लोग होते हैं ऊपर से नीचे तक लेकर के, और उनको छोड़ के आप डायरेक्ट, क्योंकि उनके लिए उनके जिम्मे में क्या छोड़ा है आपने। कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता का ये अपमान है कि प्रधानमंत्री जी खुद सबसे बात करें तो बाकी बीच का लेयर क्या कर रहा है, बाकी एमपी लोग क्या करेंगे, उनके लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। ये हमेशा जो है कि अपने विपक्ष को तो खत्म करते ही है, विपक्ष को जेल में डाल देना है, ईडी सीबीआई का धमकी देना है, और उनके पक्ष के भी लोग हैं तो उनको भी वैल्यू नहीं करना है, उनको भी तजव्वुर नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरे में है और ये लोकतंत्र की हत्या है। चलिए जवाब ले लेते हैं। आप दूसरों को तो क्या, अपने लोग की भी हत्या कर रहे हैं। राकेश जी, आप बोलते हैं आपकी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली है और कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाता है। फिर इस तरह के जो मधु जी आरोप लगा रहे हैं उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, मधु जी ने जो बोला, अपमान नहीं, सम्मान मिल रहा है। हम भाग्यशाली हैं, छोटे कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री से सीधी बात हो रही है और हमारे दुख और तकलीफ और पूछ रहे हैं कि पन्ना प्रमुख कैसे होना चाहिए, बूथ कमेटी कैसे होनी चाहिए। तो क्यों नहीं बात होनी चाहिए? यही तो पार्टी है। हो रही है, वो सिर्फ अपनी बात को सुना रहे हैं। क्या पन्ना प्रमुख की बात को सुन रहे हैं मोदी जी? आप बताइए, बात होने का मतलब कन्वर्सेशन होता है कि आप मेरी बात को सुने और आपकी बात मैं सुनूं, लेकिन यहाँ एक तरफा है, सिर्फ वो बोलते हैं लोग सुनते हैं। अगर इतना ही है तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं किया, किसी से बात क्यों नहीं करते? पहले ये बताइए। देखिए, आपने सवाल किया, उसके पहले जवाब सुन लीजिए, उसके बाद आप फिर सवाल कीजिएगा। मैं सत्ता में हूँ, मुझे हर सवाल का जवाब देना है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने अपने बूथ के कार्यकर्ताओं से बात की, उनसे पूछा कि हमने विश्वकर्मा योजना लाया, क्या धरातल पे उतरा? आयुष्मान कार्ड बना तो धरातल पे उतरा? किस तरह लोगों का स्वास्थ्य की चिंता की, किस तरह उनका घर बना? अरे हर बात ग्राउंड लेवल पे होता है। अंतिम पंक्ति में कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है जिसकी प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि किसके घर में गैस सिलेंडर गया, किसका शौचालय बना, किसका घर बना, किसको उसको स्वास्थ्य की बीमा हुई, उसके स्वास्थ्य के लिए कितना इलाज हुआ। तो सारी बातें देश के प्रधानमंत्री पूछते हैं। पहले सुन लीजिए मेरी बात। और मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के भी बैठे हुए, आरजेडी के प्रवक्ता, मैं समय दीपक जी आपका 2 मिनट लेना चाहता हूं। ये लोग बोलते हैं 2024 का चुनाव, मैं कह रहा हूं कि आपने 60 साल राज किया इस देश के अंदर, तो जनता का जनादेश का दुरुपयोग किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, उसने भ्रष्टाचार किया। जनता का जनादेश का दुरुपयोग किसी ने किया तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया। जनता का जनादेश का दुरुपयोग किसी ने किया, इस देश के अंदर तुष्टीकरण की। जनता का जनादेश का दुरुपयोग इन्होंने किया तो जातिवाद में इस देश को बांटा। लेकिन सुन लीजिए, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, हम लोगों ने 525 वादे लेकर आए थे, लेकिन हम लोगों ने 530 वादे को लाने का, पूरा करने का काम किया। 99% वादे को पूरा किया। फिर उसके बाद 235 वादे को लाए,
उसमें 225 वादों को पूरा किया। मैं बता देना चाहता हूं, वही राहुल गांधी जी हम लोगों पे तंज कसा करते थे, 370 के मुद्दे पे खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जी को बताया कि खून की नदियां नहीं, 370 से लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। 1974 में आपातकाल लगाए तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही थी। 1976 में आपने किस तरह साधुओं को 5000 साधुओं को मारा, लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। राकेश दीपक जी 1984 में बिल्कुल हम मुद्दे पर आ जाते हैं। राकेश जी सवाल यही है कि जब इतना दोष है आपके विरोधी खेमे में, तो फिर जब आपसे नाराजगी है तो नाराज लोगों को मनाने के बजाय आप उन्हें जाने क्यों दे रहे हैं? नहीं, हमने कहा कि हमारा लोकतांत्रिक पार्टी का, अगर अजय निषाद ही चले गए तो वहां तो निषाद ही लड़ रहे हैं, कोई दूसरी दल को मैं थोड़ी, दूसरी जाति को थोड़ी लाया। हम लोग जातिवाद नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोग ने काम किया, आज हम लोग कहें 3 करोड़ घर बनाया तो बना, हम लोग ने बेरोजगारी दूर की, हम लोग 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, उस पर आत्मनिर्भर किया, 1 करोड़ को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दी। तो हम लोगों ने काम किया। नीति आयोग को रिपोर्ट बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं बोल रहा है। आपने 2014 में बेरोजगारी दर कितना थी, 14% पे आपने छोड़ के गया, 11% पे छोड़ जो के गया। आपने काम किया उस पर इतना भरोसा है कि अगर कोई दल से छोड़कर जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये कह चुके हैं। चलिए शिशिर जी कुछ कह रहे हैं। शिशिर जी आप क्या कह रहे हैं? बेसिकली दीपक जी, हमारे बीजेपी के बंधु जो यहाँ आए हैं, पेशेंस उनमें नहीं है, दूसरे को पेशेंस रखने की बात कर रहे थे। दरअसल क्या है कि आप 2014 से उठा करके देख लीजिए, आंकड़े बताते हैं, ये जो है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम आंकड़े हैं और आंकड़े पब्लिक डोमेन में हैं। इन्होंने वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष जो है वो युवाओं को हम देंगे। क्या हुआ? हम 15 लाख की बात छोड़ भी देते हैं, चलिए एक बारगी हम छोड़ दिए, लेकिन आप जो है उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना कितने, अभी आपके रिपोर्टर से मेरी बात हो रही थी करीब दोपहर में, तो उज्ज्वला योजना की हकीकत जो मीडिया नहीं दिखाना चाहती है, क्योंकि तमाम तंत्रों को बिल्कुल बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन ये जमीनी हकीकत है जो आपके रिपोर्टर उस पे स्टोरी करके आए और उन्होंने कहा कि जैसे तैसे हमने स्टोरी किया। अब तीसरी बात आई, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे दीपक जी। 2017 में इलेक्ट्रल बॉन्ड की घोषणा की गई मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, जब मान्यवर दिवंगत अरुण जेटली जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अवैध है और इस पर ये मतलब बहुत बड़े स्कैम की साजिश की बू आ रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड से। अब बताइए शुरू किसने किया? और इनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं, सर कार्यवाह, जो उसके सांगठनिक प्रमुख होते हैं, दत्तात्रेय होसबले, उनको जानकारी नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की शुरुआत कब से हुई, और वो इस प्रकार से उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि साहब बहुत पहले से चला रहा है। आपने भी तो, आपकी पार्टी ने भी तो नहीं नकारा उसे। मैं नहीं, जो हकीकत है, क्या एक बताइए एक बात कि जो सिस्टम में चला और जो सिस्टम को अडॉप्ट किया, तो वो अडॉप्शन सबके लिए हो गया है या स्पेसिफिकली किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति विशेष के लिए होगा? नहीं होगा ना। और मैं चौथी बात नहीं, मुद्दे से जुड़ा हमारा एक छोटा सा सवाल यह है कि जब इतनी खामियां थी उस पार्टी में, तो उस पार्टी को छोड़कर आने वाले व्यक्ति में वो चाल चरित्र चेहरा नहीं दिखता जिसे आपने अपनी पार्टी में शामिल किया। आप एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद हैं दीपक जी, और गठबंधन को लगा करके तो 353 के आसपास हो जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने 303 सांसद हैं अपनी पार्टी के। 193 सांसद कहां के हैं? क्या अब उनका जो ऑरिजिन है, जहां से वो निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से निकले हैं या भारतीय जनता पार्टी संगठन का वो व्यक्ति है? नहीं, वो सारे के सारे आयाती थे। और मैं फिर कह रहा हूं, चलिए इस पर भी हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। शिशिर जी ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर भी आपके सवाल का जवाब हम राकेश जी से लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। राकेश जी से जानते हैं। राकेश जी, जिस तरह के गंभीर आरोप आरजेडी और कांग्रेस की ओर से लग रहे हैं, फिर भी ये कि आपकी पार्टी में जो अधिकांश सांसद हैं वो आयातीत हैं। नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं है। हमारे विचारधारा से जितने भी सांसद हैं और काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे हमसे पूछा, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कशिश न्यूज के माध्यम से
खुल के बोलना चाहता हूं कि 20,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, एसबीआई बता रहा है, आरबीआई बता रहा है, तो मैं चिल्ला के बोलता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि 6,000 करोड़ रुपया मेरा है। देश के गृह मंत्री कह रहे हैं 6,000 करोड़ रुपया मेरा है। आप बताइए 14,000 करोड़ रुपया किसका है? इसका सवाल का जवाब आज कशिश न्यूज पे आपको देना होगा। क्योंकि आप एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, भाई साहब को पता होगा, लेकिन इनसे ज्यादा चंदा किसी को आया, तृणमूल कांग्रेस को आया, जो ममता बनर्जी की पार्टी है। मात्र एक प्रदेश में उनका सरकार चल रहा है, हमारा 17 राज्यों में सरकार चल रहा है, फिर भी हमारे पास 6,000 करोड़ रुपया आया, तो 14,000 करोड़ इन विपक्षी दलों के पास है। सुन लीजिए मेरे भाई साहब, सुन लीजिए। नहीं, राकेश जी, हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर फिर कभी बात कर लेंगे। वैसे हमने पहले भी बात किया है इस विषय पर, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि जब सब कुछ की गारंटी है, जीत का भरोसा है, फिर भी हारने वाले खेमे में आपके तरफ से निकलकर लोग क्यों जा रहे हैं? देखो, हमने आपको स्पष्ट बोला कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक है और 543 सीट पे, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं, 543 सीट पे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, उनके काम की गारंटी खड़ी है, और कमल का फूल और एनडीए के जितने घटक दल हैं उनका चुनाव चिन्ह है। तो हम लोग कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ 10 सालों में, उस काम को लेकर आगे बढ़ना तो चाहते क्या हैं। ये सिर्फ 550 सीटों पर जो व्यक्ति विशेष हस्ताक्षर करके अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा उसी का महत्व है, अन्य कार्यकर्ताओं को साथ में बनाए रखने का कोई उद्देश्य नहीं? नहीं, हमने कहा हमारे यहाँ 16 करोड़ कार्यकर्ता हैं, हर आदमी को मौका मिलता है, ऐसा नहीं। आप विधानसभा के चुनाव में चले जाइए, तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि जो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? आप उनकी विचारधारा है, वो महत्वाकांक्षी है, वो सोचते हैं कि आज मैं भी फिर सांसद बना रहा हूं। अगर मान लो आज अजय निषाद का या किसी और आदमी का टिकट कटा, उसके पीछे तो एक कार्यकर्ता ही आके आया ना, कोई बाहर से तो आया नहीं, वहां के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ब्लॉक लेवल पे काम किया, जिले में काम किया, प्रदेश में काम किया। मतलब महत्वाकांक्षा है और जीत की कामना है। शिशिर जी, मतलब ये विरोधी खेमे के लिए यानी कि कांग्रेस के लिए भी एक संभावना दिख रही है। मैं स्पष्ट कर देता हूं। और मेरे यहाँ सुन लीजिए, इन्होंने जो टिकट दिया है, सुन लीजिए, पैरासूट से कोई कार्यकर्ता नहीं आता है। मैं स्पष्ट कर देता हूं, याद कीजिए, पैरासूट से आ गए भाई साहब आपका मौका खत्म हो गया, अब जरा दूसरे को मौका मिला है तो बोलने दीजिए। आप ही इम्पेशेंट हैं। अपनी बात रखिए ना। हाँ, मेरा ये कहने का मतलब है कि जरा 2019 का चुनाव मुजफ्फरपुर का देखिएगा। 2019 में जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो उनका नाम जो है वो समथिंग चौधरी है, डॉक्टर हैं वो, शायद एमबीबीएस, रोसड़ा में प्रैक्टिस करते थे। वीआईपी के उम्मीदवार थे महागठबंधन से, जो महागठबंधन की 3 सीटें 2019 में मिली थी वीआईपी को, तो वीआईपी से मुजफ्फरपुर से ये व्यक्ति उम्मीदवार थे। और आज ये बीजेपी में आए और ये बता रहे हैं कि उनका वो ऐसे हमारे कार्यकर्ता थे और ऐसे ब्लॉक स्तर पे काम था। कब वो कार्यकर्ता थे? और अगर आपके कार्यकर्ता थे तो वो ये व्यक्ति विशेष के बारे में राकेश जी नहीं कह रहे थे। सवाल उनके जवाब को व्यक्ति विशेष पर लेकर जाने मैं आप देखिए ना, मैं तो रिकॉर्ड बता रहा हूं ना, आप तो जान रहे हैं। वो सही है, मैं कह रहा हूं एक उदाहरण को उनके पूरे चुनाव सुन लिए। वीआईपी पार्टी से जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, महागठबंधन का उम्मीदवार जो है वो आदमी बनता है, वही आदमी भारतीय जनता पार्टी में आकर के सिटिंग सांसद को हटा करके खुद टिकट लेता है और चुनाव मैदान में है, जिसको ये कार्यकर्ता बता रहे हैं। तो सवाल क्या, देखिए है क्या ना, कि यहाँ पे वहां पे देश में भी और पार्टी में भी एक खास व्यक्ति की हिटलरशाही है, और जिसका लोग विरोध, और जो विरोध में उतरता है, जो विरोध में मुखर होता है, और उस व्यक्ति को यह लगता है, जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको यह लगता है कि ये हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, ये मुखर हो रहा है, उसका वो टिकट काटते हैं। और यही वजह है। इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले मधु जी के पास चलते हैं। मधु जी पूरी बात जल्दी जी। और उसके बाद अजय निषाद जो है अपने नेतृत्व के खिलाफ मुखर होते हैं, और कांग्रेस पार्टी तो स्वागत करने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है अजय निषाद जी का। उन्होंने अपने पुराने विचारधारा में घर वापसी उनकी हुई है, अपने पुराने विचारधारा की ओर लौटे हैं, तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं उनका। चलिए मधु जी, वही सवाल आपसे भी कि जीत की गारंटी वाले खेमे से अगर कोई दूसरे खेमे में आता है जीत की उम्मीद लगाए हुए, तो ये दर्शाता है कि जो 40 का लक्ष्य बिहार में रखा गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। देखिए, बिहार की जनता और पूरे देश की जनता जो है बीजेपी को 2 टर्म दिया, 10 साल दिया,
और जितना भी उम्मीद था लोगों को, उस उम्मीद पे बिहार को कुछ नहीं मिला। मैं बिहार की हूँ इसलिए मैं बिहार की बात करूंगी। मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ 370 हटा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं बिहार की हूँ, बिहार की बात करती हूँ, बिहार की जनता की मैं बात करती हूँ। बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, पहली बात। और इस तरह का तानाशाह नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हम जब वोट करने जाते हैं तो पहले हम एमपी को चुनते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री। लेकिन यहाँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री की बात होती है। एक आदमी इनके यहाँ जो है पूरा दल से बड़ा हो गया है और वो अपने आप को देश से भी बड़ा समझता है। ये है हिटलर शाही और तानाशाह। और इसके अंदर में जितने भी नेता हैं, चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो, सब कुचले जा रहे हैं इनके यहाँ। अलग बात है कि बहुत लोग को हिम्मत नहीं होता कुछ बोल पाने का, या तो हिम्मत कर भी नहीं सकते हैं। जिस दिन कर देंगे उनको जेल में जाना पड़ेगा। इनके खुद के लोग को ही हिम्मत नहीं है कुछ करने का। तो देखिएगा इस तरह, जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को चला रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये बात करते हैं और उस लोकतंत्र की हर रोज हत्या होती है। चलिए चलते चलते एक प्रतिक्रिया राकेश जी की। शिशिर जी और मधु जी ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब देना चाहेंगे। नहीं दीपक जी, इन लोगों का आरोप प्रत्यारोप से हम लोगों घबराने वाले नहीं है। हम लोगों ने जो काम किए उस काम को ले जाएं। और हमारे यहाँ ना हिटलर शाही है, हमारे यहाँ, हम आपसे पहले भी कहा, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, आपके यहाँ, आप दोनों के यहाँ सोनिया जी चाहती है कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, लालू जी चाहते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री बने बिहार। अरे पहले तो स्पष्ट कर लीजिए, आपने क्यों नहीं पूछा? सवाल क्या नरेंद्र है? मोदी जी आज से पहले जनता से क्यों नहीं पूछा बिहार की जनता से क्या मिला क्या नहीं मिला, कब एम्स मिलेगा यहाँ पे? केवल दीपक जी ये मन की बात करते हैं, देश के जनता की मन की बात कभी प्रधानमंत्री जी सुनते नहीं हैं। और शायद ये उनके स्वभाव को दर्शाता है कि किस रूप में उनके स्वभाव में तानाशाह शामिल है। चलिए राकेश जी। देखिए, आपने जो कहा, देश के प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों से भी बात करते हैं, उनकी स्वास्थ्य की चिंता, घर की चिंता। नहीं, इलेक्शन की नहीं, हमने काम किया। मधु जी, 17 एक बार राज्यों सुन में लेते हैं। सरकार चल रही है। अरे 17 राज्यों में सरकार चल रही है। आप लोग, आप 5 राज्यों में सरकार में आपने गए, हम लोगों ने 5-6 महीने पहले ही चुनाव में गए थे। चुनाव में पहले गए थे, उसके बाद आपने 2 राज्यों से हट गए, वहां पे हम लोगों ने 2-3 राज्यों में सरकार बनाई। बिहार की भी स्थिति अच्छी है, बिहार और बदलेगा। 18 साल से नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। देश के प्रधानमंत्री G20 में उनका हाथ पकड़कर पूरे देश में नाम रखने का काम किया। आप चलिए, तो फिलहाल वक्त हमारा खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश पोद्दार जी, मधु मंजरी जी, शिशिर कोंडेली जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आना जाना तो लगा रहता है। ये अलग बात है कि चुनावी मौसम में ये आने जाने का कारवां काफ़ी लंबा और काफ़ी जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है, ये आना जाना। लेकिन आने जाने से क्या जीत की गारंटी सुनिश्चित होती है? क्योंकि दोनों खेमों में इस तरह की खलबलाहट है आने जाने वालों की। देखना दिलचस्प होगा कि ये आना जाना किसके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है और कितना नुकसानदेह। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।